नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी तो उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो आज उसी टॉपिक यानी कि पिछला टॉपिक हमने क्या पढ़ा, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जो कि लेसन नंबर 8 था, शिक्षण कौशल के अंतर्गत सुपर टेट का 10 नंबर का पार्ट है। तो उसके अंतर्गत ये लास्ट टॉपिक था हमारा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, और उसके हमने इम्पोर्टेंट जो थ्योरी वाला पोर्शन था उसको हमने दो वीडियो में दो पार्ट बनाया और उसको कवर कर दिया। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इस प्रैक्टिस सेट को आप हल कीजिएगा। तो देखिए, अब हम इस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, उसके बाद जो हमारा शिक्षण कौशल का पार्ट था वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जीवन कौशल को स्टार्ट करेंगे और जीवन कौशल के संबंधित जितने भी टॉपिक आते हैं उन टॉपिकों को कवर करेंगे। लगभग 6 से 7 टॉपिक हैं उसमें, उसको भी कवर कर देंगे। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत ढांचा का निकाय है। प्राथमिक शिक्षा के आधारभूत ढांचा का निकाय इसमें से क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डैट कहते हैं, पीएनपी परीक्षा नियामक अधिकारी जिसको हम कह सकते हैं, या बेसिक शिक्षा परिषद, या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो इसमें से क्या है आपको बताना है। तो जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा के आधारभूत ढांचा का निकाय है वह है क्या? बेसिक शिक्षा परिषद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी के रिलेटेड जो कि काफी महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। जैसे दिया गया कि प्राथमिक स्तर के आधारभूत ढांचा का निकाय बेसिक शिक्षा परिषद है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट 1972 के एक्शन 3I में के द्वारा जिला हुआ था 1972 में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला है डैट के बारे में बात किया गया है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, हर जिला स्तर पर ये होता है डैट। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए डैट एक नोडल संस्थान है। नोडल संस्थान है, एक महत्वपूर्ण संस्थान है। ठीक, ये प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए सेवापूर्ण और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए अधिकृत होता है। यानी कि अभी जो सेवापूर्ण है, यानी कि जो सेवा पा गए हैं, अध्यापक बन चुके हैं, उनको भी व्यवस्था करता है शिक्षण प्रदान करने का। और जो शिक्षा उस अभी सेवारत है, यानी कि अभी वो टीचर नहीं बने, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करता है, जैसे कि बीटीसी बीएड हुआ, ये सब की व्यवस्थाएं जो है डैट करता है। आगे चलते हैं, पीएनकी की बात करते हैं। इसने क्या कहा है कि परीक्षा नियामक अधिकारी गुणात्मक परख शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, देखिए इसकी स्थापना भी पूछता है तो 1981 में हुआ था, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। और एनसीईआरटी की पूछता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, तो उसकी स्थापना 1961 में हुआ था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये राज्य स्तर पर किया जाता है तो इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। ठीक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश में स्थापित के उपरांत चयनित प्रशिक्षु अध्यापकों की परीक्षा का समस्त कार्यों के लिए एक विभाग को अधिकृत किया जाता है। देखिए, टीचर बनाने का कार्य यही करता है, टीचर की जो वैकेंसियां निकालती हैं तो इसी के द्वारा किया जाता है, जिसको हम पीएनपी के अधिकारी भी, नियामक प्राधिकारी भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये था पीएनपी के बारे में, राज्य शैक्षिक अनुसंधान। इसमें से बस याद रखिएगा कि इसकी स्थापना राज्य शैक्षिक अनुसंधान राज्य स्तर पर होता है। शिक्षा की व्यवस्था के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता आयाम जो पद होते हैं या जो व्यवस्थाएं होती हैं वो राज्य स्तर पर ये करने का कार्य करता है, और इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। बस इतना ध्यान में रखिएगा। अगला है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है भैया?
कि सूचना के अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना का अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। यानी कि सूचना का अधिकार की भाई कोई सूचना दी जाती है तो उसको एकदम सार्वजनिक किया जाता है, सभी को बताया जाता है कि ये व्यवस्थाएं लागू की गई है, इसी को सूचना का अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण व्यूह रचना में कितने प्रकार, शिक्षण व्यूह रचना के कितने प्रकार होते हैं? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो शिक्षण व्यूह रचना के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 2 प्रकार होते हैं शिक्षण व्यूह रचना के। ठीक, यहाँ पर बताया गया है शिक्षण व्यूह रचना के 2 प्रकार होते हैं जो इस प्रकार है। एक प्रभुतावादी शिक्षण व्यूह रचना और एक प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह रचना कह सकते हैं। इसमें शिक्षा प्रदान होता है, इसमें बच्चे प्रदान होते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, एक एक को समझते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि प्रभुतावादी शिक्षण व्यूह रचना अध्यापक प्रधान होता है, इसमें विद्यार्थी का स्थान इसमें गौण होता है, अध्यापक सक्रिय रहता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय रहता है। इसके अंतर्गत व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन, ट्यूटोरियल, अभिक्रमिक अनुदेशन को सम्मिलित किया जाता है प्रभुतावादी शिक्षण व्यूह रचना में। इसमें अध्यापक प्रधान होता है, बच्चे गौण होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यानी बच्चे निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय अध्यापक होता है। अब वही उल्टा प्रजातांत्रिक व्यूह रचना में हो जाता है कि बाल केंद्रित होता है, छात्र स्वयं पाठ्य वस्तु का निर्धारण करते हैं और अध्यापक का स्थान इसमें गौण होता है। ठीक, इस शिक्षण व्यूह रचना में प्रश्नोत्तर, गृह कार्य, सामूहिक अन्वेषण, अनुकरण, शिक्षण आदि सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 भी महत्वपूर्ण है, उसको भी समझते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि प्रोजेक्ट या परियोजना कितने प्रकार की होती है? तब प्रोजेक्ट या परियोजना कितने प्रकार की होती है? तो ये भी 2 प्रकार का होला। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कौन कौन होता है भैया देख लेते हैं। देखिए 2 प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट होता है और एक सामूहिक प्रोजेक्ट होता है। तब व्यक्तिगत प्रोजेक्ट होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी स्वतंत्र पूर्ण अपने ढंग से पूर्ण करता है। प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग योजनाएं दी जाती है और वे उन्हें पूर्ण करते हैं। तो ये समझ ही गए, बहुत सरल प्रश्न था। और सामूहिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कि समूह में जब दिया जाता है, समूह प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट का कई विद्यार्थी कई कार्य करते हैं, उसको सामूहिक प्रयत्नों से उन्हें पूर्ण किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्रभुतावादी व्यूह रचनाओं में शिक्षण कौन से उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहता है? शिक्षण कौन सा उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहता है? तो कौन सा उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहता है? तो वो होता है ज्ञानात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रभुतावादी व्यूह रचना में। और देखिए प्रभुतावादी व्यूह रचना भी बताया हमने आप लोगों को कि प्रभुतावादी के अंतर्गत शिक्षक सक्रिय रहता है और छात्र जो है निष्क्रिय रहता है, तो उसमें ज्ञानात्मक की बात होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि प्रभुतावादी व्यूह रचना के अंतर्गत शिक्षक ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहता है। ठीक, प्रभुतावादी व्यूह रचना में अध्यापक प्रधान होता है। अध्यापक अपने ढंग से छात्रों की रुचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं को ध्यान में न रखकर छात्रों को मस्तिष्क में ज्ञान ठूसता है बरियाई से। इसके अंतर्गत स्मृति स्तर भी आ सकता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ए वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं 5 को। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायता करती है। तो क्यों ना में सहायता करी?
तो देखिए, जब आप विद्यार्थियों को सामूहिकता में बांटेंगे ना, तो ये एक समाजीकरण का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, समाजीकरण में सहायता करेगा। आप जब समूह में से सिखाएंगे, सुगम करेंगे तो ठीक। अब वही चीज यहाँ पर बताया गया है, तो क्या है वो बताने का मतलब हुआ कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं हम सीधे। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। उत्तर भी देख के है इसी। समस्या समाधान प्राय उन विद्यार्थियों में सफल है जहां, समस्या समाधान प्राय उन विद्यार्थियों में सफल है जहां क्या क्या है सफल, तो परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या होती है, तभी तो सफल होता है समस्या समाधान। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब वही समस्या समाधान के जो बताया गया है वही यहाँ पर बताया गया है बी वाले में। जैसे देख लीजिए आप लोग, देखिए समस्या समाधान प्राय उन विद्यार्थियों में सफल है जहां परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, अतः विद्यालय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बालक की आवश्यकता व योग्यता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे शिक्षक से वह जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। इसको ज्यादा जूम कर दिया। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, मान लीजिए मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक, मान लीजिए आप अपने अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधार के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश डैश का उदाहरण है। तो इस प्रकार का प्रश्न किस तरह का उदाहरण है, तो इस प्रकार का जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो ये उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, ये दोनों तो विकल्प इसी तरह नहीं होगा क्योंकि अपसारी कहा है। अब निम्न स्तर तो हो नहीं सकता, अपसारी कहा गया है लेकिन निम्न स्तर हो नहीं सकता। इसका उत्तर डी वाला विकल्प उच्च स्तरीय अपसारी होता है, क्योंकि आप उच्च स्तर का कार्य कर रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं आगे। इसकी व्याख्या वहीं बताई गई है, बताने का कोई मतलब नहीं है, वहीं बताई गई है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था में किसी विद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था में किसी विद्यालय का पूछ रहा है, याद रखिएगा किसी विद्यालय का जब पूछ रहा है प्रश्न, तो उसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो किसी विद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, तो वो होगा प्रिंसिपल होता है, जिसको हम प्रधानाचार्य कहते हैं। विद्यालय का पूछ रहा है, याद रखिएगा, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। आगे वही चीज इसकी थ्योरी समझेंगे, क्योंकि यहाँ बेसिक अधिकारी की भी बात कही गई है। और देखिए, शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था में किसी विद्यालय का सर्वोच्च अधिकारी प्रधानाचार्य यानी कि इसको प्रिंसिपल कह सकते हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में प्राथमिक व एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होता है, उसके बाद एक होता है जिला विद्यालय निरीक्षण होता है, एक आता है उसी के अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि जिला विद्यालय निरीक्षण करते जिला का एक शिक्षा अधिकारी होता है जो माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को देखता है और देखरेख करता है। तो ये जिला विद्यालय निरीक्षक आ जाता है। और एक होता है बेसिक शिक्षा अधिकारी जो प्राथमिक स्तर के लिए और उच्च प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा व्यवस्थाएं होती हैं उसके उत्तरदायित्व का जिम्मा इनके ऊपर होता है। ठीक, और माध्यमिक स्तर के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किसी शैक्षिक संस्थान के उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। तो किसी शैक्षिक संस्थान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है कौन, तो सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन होगा, विद्यालय का प्रबंधन और एक प्रशासन, ये सबसे महत्वपूर्ण घटक होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक, वही चीज यहां पर बताया गया है, लेकिन इसकी थ्योरी नहीं है, चलिए वही चीज बताया गया होगा।
अब प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भैया? तो कक्षा कक्ष प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो वो आवश्यक है स्वच्छ और शैक्षिक वातावरण के निर्माण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाता है, कक्षा कक्ष प्रबंधन आवश्यक है। देखिए, विद्यालयों के ज्ञानात्मक विकास के लिए ये भी आवश्यक है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको ऑप्शन चुनना है इसमें से। विद्यालय प्रबंध तंत्र की सक्रिय इकाई होने के कारण विद्यालय की शिक्षकों की सुविधा है। तो ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 10वां का ए वाला विकल्प। ठीक, अब चलते हैं आगे। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि स्वच्छ शैक्षिक वातावरण के निर्माण हेतु कक्षा कक्ष प्रबंधन आवश्यक है। कक्षा कक्ष प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के संबंधों और अंत संबंधों के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया संपादित होती है। कक्षा में कार्य तथा क्रियाकलाप में अधिगम योग्य और परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। योग्य परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, जो अधिगम का क्रियाकलाप होता है वो उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको कहते हैं, का प्रबंधन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु टीएलएम का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग या प्रबंधन किया जाता है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? तो ज्ञान को अस्थायी बनाने के उद्देश्य से, ज्ञान को सरल बनाने के उद्देश्य से, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से और शिक्षण को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से। तो टीएलएम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है। चारों ऑप्शन का लगता है कि उत्तर होगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका कौन सा है कि ज्ञान को अस्थायी बनाने के उद्देश्य से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है या प्रबंधन किया जाता है। उसका मेन और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षण में शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य, शिक्षण में शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या है भैया? तो शिक्षण में शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य है मानवीय और भौतिक संसाधनों का नियोजन, प्लानिंग, प्रयोग करना। उसके जैसे नहीं होता है कि शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत जब संसाधन दिए जाते हैं किसी भी विद्यालय को, उस संसाधन का प्रयोग करके जो उद्देश्य निर्धारित किए गए होते हैं उनको प्राप्त करना ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। तो शैक्षिक प्रबंधन का मेन उद्देश्य क्या हुआ? जो मानवीय और भौतिक संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन के अंतर्गत शिक्षक, अध्यापक, ग्राम शिक्षा समिति, टीचर, अभिभावक शिक्षक संघ, ये जितने भी छात्र शिक्षक संघ जितने भी आते हैं, ये सब मानवीय संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन भौतिक संसाधन के अंतर्गत जो सामग्रियां होती हैं वो उत्पन्न की, जैसे भवन, श्यामपट्ट, कई चीजें होती हैं, खेल की वस्तुएं, वो भौतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं और इनका नियोजन या प्रयोग या प्लानिंग के आधार पर बनाया जाता है। यही शिक्षण शैक्षिक प्रबंध का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और बाकी जो भी विकल्प हैं वो जो प्रश्न के अकॉर्डिंग है वो संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे, वही चीज यहाँ पर बताया गया है। तो थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है। तो ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे शैक्षिक प्रबंधन या प्रशासन से संबंधित, मैंने आपको करा दिया। इसमें 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि संभावित है प्रश्न के एग्जाम में पूछ सकते हैं, और बाकी जो बचे खुचे हैं मैंने थ्योरी में आपको बताया हुआ हूँ। तो अगर आप को ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।